छोड़कर एक तरफ अडानी को दिया जाए, जवाब दीजिए। के शर्मा की जो पार्टी है और मंगलसूत्र 6,000 करोड़ का चंदा इनके अकाउंट में चला गया। ये बयान क्यों देना पड़ा अब निजेश अवस्थी जी? चित्रा जी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, मैं जवाब ले लेती हूँ उनके आरोपों पर जवाब दीजिए। के शर्मा जी आ रही हूँ, पहले इनकी बात हो जाए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बात है और जिसपे प्रधानमंत्री ने कहा है, उसका एक उदाहरण तो मैं आपको दे देता हूँ। 1995 का वक्फ एक्ट बोर्ड है, जिसमें 2013 में संशोधन किया गया। और जानते क्या संशोधन किया गया? The state work board is empowered to decide any question which arises as to whether a particular property is a work property or not, or whether a work is a Sunni or Shia. किसी भी प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड कह सकता है ये मेरी है, और ये वक्फ बोर्ड तय करेगा। कितनी प्रॉपर्टी दी गई थी दिल्ली के आसपास की एनसीआर की 2013-14 में, ठीक चुनाव से पहले? बताए ना तहसीम। आज बात बड़ी साफ सी है, चाहे वो कम्युनल वायलेंस एक्ट हो, वक्फ बोर्ड हो, और मनमोहन सिंह का। देखिए, मैं बीच में नहीं बोला था ना किसी के। चित्रा जी, ये गलत बात है। चित्रा जी, ये गलत बात है। कोई नहीं बोला था ना बीच में। वक्फ बोर्ड, अरे वक्फ बोर्ड, चित्रा जी, अगर वक्फ बोर्ड ये कहे कि इंडिया टुडे का स्टूडियो जो है ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो ये आप नहीं बता सकते अपना। ये वक्फ बोर्ड पर असीम बकार जी हमारे साथ है, प्लीज एक करके अपनी बात रखेंगे। ठीक है, प्लीज उनको बोलने दें, अब निजेश जी को बोलने दें। आसिम बकार साहब भी हमारे ये नहीं बोलेंगे क्योंकि इनकी दुखती रख में हाथ रख दिया है। सच्चाई सामने आ गई है, ये सच्चाई सामने आई है। अमित जमई साहब बोलेंगे तो सामने आई है कि 2013 के वक्फ बोर्ड में सेक्शन 40 जोड़ करके उसमें ये कहा गया कि कोई भी प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड अपना हक जता सकता है। और ये कहते हुए 2013 में कितनी वक्त को कितनी प्रॉपर्टीज दी गई थी, ये जरा बता दीजिए। इसलिए प्रधानमंत्री ने जो ये कहा है वो हवा में नहीं कहा। देखिए, लगातार बोल रहे हैं अब ये लगातार बोल रहा है, और अपने आप को बड़ा शालीन बनता है ये आदमी। लगातार बोल रहा है ये बीच में, इसके बीच में कोई नहीं बोलता, इसके बावजूद बोलता है ये। क्या पढ़ के आते हो प्रोफेसर? पालन करना चाहिए। कम्युनल वायलेंस जो पास नहीं होने दिया, उसमें था कि दंगा होगा तो सिर्फ मेजॉरिटी। जमई साहब, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। उनकी बात हो जाए, आसिम बकार जी भी इंतजार कर रहे हैं, ये तरीका तो ठीक नहीं है, प्लीज। चित्रा जी, बड़ी साफ सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो हवा में नहीं कहा, बेसलेस नहीं है, निराधार नहीं है, उसका आधार है 2006 का मनमोहन सिंह का भाषण, जिसमें उन्होंने कहा स्पेशली मुस्लिम्स को, अल्पसंख्यकों को पहला हक है उनका। अंग्रेजी में जिसको क्लेम कह रहे थे वो उसको हक ही कहते हैं। ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, 2013 में वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया कि किसी भी प्रॉपर्टी में अगर कोई विवाद पैदा होता है तो उसका ये किसकी है, वक्फ बोर्ड की है या नहीं है, ये वक्फ बोर्ड को तय करने का हक है, किसी प्रॉपर्टी वाले को नहीं। वक्फ बोर्ड तय करेगा, हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी है। उसके पश्चात 2013-14 में वक्फ बोर्ड को कितनी प्रॉपर्टीज दी गई, जरा ये बताएं ना। के शर्मा जी बताएं। तहसीन कम्युनल वायलेंस एक्ट आ रहा था, जिसमें था कि कोई भी दंगा होता है, एक सेकंड चित्रा जी 10 सेकंड और लूंगा। कम्युनल वायलेंस एक्ट में दंगा होता है तो सिर्फ मेजॉरिटी का वहां पर व्यक्ति पकड़ा जाएगा, किसी माइनॉरिटी का नहीं पकड़ा जाएगा। ये जो इस देश में लोकतंत्र के नाम पर, लोकतंत्र में माइनॉरिटिज्म के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो लगातार जिस तरीके से कोशिशें हुई हैं, बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ध्यान खींचा है वो बिल्कुल सही ध्यान खींचा है। असीम बकार साहब, आपके पास आते हुए, अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी या फिर कांग्रेस कौन सही बोल रहा है? बकार साहब। कांग्रेस सही बोल रही है, अपोजिशन सही बोल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी इस वक्त देश को भटका रहे हैं, देश के सामने झूठ परोस रहे हैं। 15 लाख करोड़ रुपए, 15 लाख करोड़ उन्होंने गुजरात के कुछ सिंधियों के माफ कर दिए। तो अब क्या यह कहा जाए कि सिंधियों को दे देंगे आप माफ? मैं सच बात बोलता हूं, देश के 85 करोड़ लोगों का पैसा देश के 10-5 हजार लोगों के पास है। तो मैं तो समझता हूं कि 15-15 लाख रुपए देने का मोदी जी ने वादा किया था, उनको तो 5 किलो राशन दिया जा रहा है 500 रुपए का। 85 करोड़ लोगों को आपने गरीब बना दिया। यहां बैठकर हमको
भारतीय जनता पार्टी के भाई को मैंने सुना, और वो जो प्रोफेसर साहब हैं नकली, उनको भी सुना मैंने। आपके पोर्टल पे, सोशल मीडिया पे, आपके पोर्टल पे मैं खबर पढ़ रहा था कि 2023 के बजट में भारत की सरकार ने अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार को 200 करोड़ रुपए दिए। तालिबान को 200 करोड़ दिए भारत की सरकार ने, मोदी जी ने। क्यों दे दिए साहब आपने? ये हमारे देश की जनता का पैसा था, हिंदुओं का पैसा था, मुसलमानों का पैसा था, दलितों का पैसा था। तालिबान को पैसा देगी भारत सरकार। अब एक आतंकवादी जो आतंकवाद फैलाते थे, आतंकवादी कहलाते थे, उनको भारत सरकार पैसा दे रही है 200 करोड़ रुपए। आपके चैनल की, आपके पोर्टल की खबर पढ़ रहा हूं चित्रा जी, और आप लोग इस पर सवाल नहीं उठा रहे। क्या 85 करोड़ आदमी भीख मांगेगा और 5, 10, 15, 20, 50, 100 लोग जो हैं वो उसका पैसा रख लेंगे अपने पास? ये 15 लाख करोड़ रुपए क्यों माफ किए? अब इसमें किसका मंगलसूत्र बिका, किसका जेवर बेचकर, किसका हक मारकर, किसका लूट कर, किसका छीन कर 15 लाख करोड़ माफ किए गए? और वो जो तालिबान को 200 करोड़ रुपए दिए हैं, उसमें मोदी जी बताएंगे किस किस का मंगलसूत्र का पैसा शामिल है, किस किस की अंगूठी का पैसा शामिल है, किस किस के गले की चेन का पैसा शामिल है। मोदी जी कह रहे हैं कि 22 साल के लड़के को, अग्निवीर को रिटायर करके घर भेज देंगे। सवाल नहीं पूछ रही कांग्रेस इनसे। 22 साल के, 24 साल के लड़के को रिटायर करके आप घर भेजेंगे, और खुद 74 साल की उम्र में कह रहे हैं हमको प्रधानमंत्री बना दो। खुद क्यों नहीं रिटायर होंगे आप? 22 साल का नौजवान रिटायर किया जाएगा, और 74 साल और 73 साल और 75 साल के लोग जो हैं वो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री बनेंगे। उस पर सवाल आप लोग नहीं पूछ रहे। राजस्थान में चुनाव में, विधानसभा में कहा था 400 रुपए का सिलेंडर देंगे, 400 रुपए का, और बाद में मुकर गए। किसी चैनल ने सवाल नहीं उठाया, और एक झूठ के पुलिंदे पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। कहां लिखा हुआ है मंगलसूत्र बेचकर पैसा दे देंगे? कहिए, थोड़ा इशू पे रहे। मैं पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री ने शोभा देती है ये बात, और वो कह रहे हैं घुसपैठियों को दे देंगे पैसा। नहीं, किस घुसपैठियों को? नाम लेकर बताएं। मैं चैलेंज कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी को, उस घुसपैठिया का नाम बताएं। शर्मा जी से मैं जवाब ले लेती हूं, जो घुसपैठिया उनके दिमाग में बसा हुआ है, दिल में बसा हुआ है। मैं जवाब ले लेती हूँ, और मुझे लगता है कि सर यहाँ पर बैठकर आप लोग ये जो अचानक से डिबेट में आएंगे और फिर बोलेंगे इस मुद्दे पर सवाल नहीं पूछा गया, तो डिबेट देखते अगर तो आप इस तरह की बातें नहीं करते। लेकिन ठीक है, आसिम बकार जी आपने सवाल पूछा कि के शर्मा जी आप उस पर जवाब दे दीजिए। ओके, मैं बता देता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी जिन रोहिंग्याओं की वकालत करते हैं, कांग्रेसी जिन रोहिंग्याओं की वकालत करते हैं, उनके लिए घुसपैठिया कहा गया है। समझ में आ गया आपको वकार साहब? जिनके लिए हिस्सा मांगते हो आप, यहां पर अधिकार मांगते हो। 200 करोड़ रुपए क्यों दे दिया? वो यहां के मुसलमानों का अधिकार नहीं लेंगे। सुन लीजिए, अभी मैं बता दिया आपको, आप चुप रहिए, मैं बीच में नहीं बोला था। आप देखिए, जो अपनी बारी सपा में के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ बोलिए पर, जल्दी। अभी वो बात कर रहे थे सूडान, ईरान। पहले तो जनाब ये समझ लीजिए, हम भारत में चुनाव लड़ रहे हैं। आप लड़िए चल के सूडान, ईरान में अखिलेश यादव को ले जाइए। उत्तर प्रदेश की जनता, अब वहां तो जगह है नहीं सपा की। कांग्रेस की तो 1 सीट थी, इस बार तो वो भी खत्म है, और 3 सीट की सपा आप है, तो आप बचे नहीं यहां पर। तो आप जाइए सूडान, ईरान में लड़िए, वहां पर ही आपके लिए अब अवसर है। भारत में नहीं बचा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाहर 1 सीट भी आप चुनाव नहीं लड़ते हैं, और यहीं भी 3 सीट की हैसियत रह गई है। तो इसलिए अच्छा है कि आप जो है वहां की बातें कीजिए कि वहां क्या हो रहा है प्रधानमंत्री जी के बयानों से, तो आपको मुबारक। दूसरी बात आपने सच्चर कमेटी की जनाब, ये मुझे बताइए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यूपीए सरकार पे आई ना, उसके पहले इस देश में किसकी सरकार थी? सर मेरी बात सर जवाब इन्हीं कांग्रेसियों की थी ना। तो मुसलमानों की हालत बदतर करने में किसका योगदान है? जिसके साथ आज गलबैया करके खड़े हो, आप चुनाव लड़ रहे हो, इन्हीं कांग्रेसियों के साथ, जिनका साथ देते कि दे के सरकार बनवाया था आपने। तो आप सबसे बड़े जिम्मेदार हैं मुसलमानों के बदतर होने का। ये कांग्रेस सबसे बड़ी जिम्मेदार है इस देश में मुसलमानों की बदतर का।